न भूलोई सब साहुण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽर्णि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बच्चों के बीच में सभी लोग ध्यान से सुनना, और बड़े लोग तो सुनेंगे ही। चेन्नई के एक स्कूल का एक लेटर है। 2 महीने की छुट्टियों में बच्चों को उनके पेरेंट्स को दिया गया था। वो लेटर पढ़ के सुनाता हूँ आपको, फिर राजकुमार जी की 2 कविताएं, और फिर मम्मी वाली बात, मम्मी का एक लेटर है, वो सभी लोग ध्यान से सुनना। समय कम है, बात ज़्यादा है। चेन्नई के एक स्कूल ने अपने बच्चों को छुट्टियों का जो असाइनमेंट दिया वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। वजह बस इतनी थी कि उसे बेहद सोच समझ करके बनाया गया था। इसे पढ़कर एहसास होता है कि हम वास्तव में कहाँ आ पहुँचे हैं और अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अन्नाई वायलेट मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए होमवर्क दिया, जिसे हर एक पेरेंट को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा, पिछले 10 महीने आपके बच्चों की देखभाल करने में हमें अच्छा लगा। आपने गौर किया होगा कि उन्हें स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। अगले 2 महीने उनके प्राकृतिक संरक्षक यानी आप उनके साथ छुट्टियां बिताएंगे। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे ये समय उनके लिए उपयोगी और खुशनुमा साबित हो। अब जो कुछ लिखा है वो मम्मी पापा को 2 महीने ड्यूटी चार्ट है। वो अपने बच्चों के साथ उन्हें क्या करना चाहिए वो ध्यान देने की बात है। अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 बार खाना जरूर खाएं। उन्हें किसानों के महत्व और उनके कठिन परिश्रम के बारे में बताएं, और उन्हें बताएं कि अपना खाना बेकार ना करें। भोजन करते समय बच्चों को ये सिखाने जैसी बात है। बच्चों को नहीं भाया, फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, कभी नहीं। एक कण नहीं फेंकना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चे लोगों? भोजन करते समय एक कण नहीं फेंकना चाहिए। इस मामले में थोड़ी बहुत इन बच्चों से काम कराया जा सकता है, तब इन्हें मालूम पड़ेगा एक फूल कैसे पैदा होता है, एक चावल का दाना कैसे पैदा होता है, कितनी मुश्किलों से पैदा होता है। खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेटें खुद धोने दें। इस तरह के कामों से बच्चे मेहनत की कीमत समझेंगे। उन्हें अपने साथ खाना बनाने में मदद करने दें। उन्हें उनके लिए सब्जी या फिर सलाद बनाने दें। 3 पड़ोसियों के घर जाएं, उनके बारे में जानें और घनिष्ठता बढ़ाएं। आप 2 महीने में बच्चों को रिश्तेदारों से मिलवाएं, पड़ोसियों से मिलवाएं, उनके यहाँ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, लिख के लाएं, मालूम करके आएं उनके सुख दुख के बारे में। मानवीय रिलेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं घर घर में, वो रियलाइज करना आना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है। मेरे को तो अपने जीवन की याद आती है। सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी में जाने का काम पड़ा, सबसे ज़्यादा समाज में जाने का काम पड़ा मुझे, तो उसी का फल निकला कि मुझे वैराग्य हो गया। मुझे गृहस्थ जीवन में जाने का भाव ही नहीं आया। जब मेरे पिताजी ने मेरे से कहा ना शादी करो, विवाह करो, तब पिताजी और हमारे बीच में सीधे सीधे बातचीत नहीं होती थी, आम भारतीय बालक की तरह।
मैंने सीधी बात कभी नहीं हुई। तो मैंने एक 4-5 पेज का लेटर लिखा और लेटर में मैंने अपनी सारी बात रखी। उसके बाद उन्हें समाधान हो गया, फिर उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा। 4-5 पेज का लेटर लिखा उनको, उसमें एक बात यही था, आप मेरे सुख और अच्छे करियर के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए मुझे आपका आदर है, लेकिन मुझे ये सिद्ध करो कि इस मार्ग में आके कोई सुखी हुआ है कि नहीं। सबके नाम लिखे मैंने, फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, नानी जी, नाना जी, दादाजी, ग्रैंडफादर, सबके नाम लिखे। और आपकी प्रत्यक्ष लाइव देख ही रहा हूँ, मम्मी की देख ही रहा हूँ। मेरी मम्मी ने तो इतना हिम्मत करी कि हम 5 भाई बहन सबसे कह दिया सबके सब ब्रह्मचर्य ले लो, कोई दम नहीं है शादी में। मैं उनके पूरे जीवन के अनुभव के बल पर, मैं अकेला निकल पाया, लेकिन बाकी 4 लोग नहीं निकले। मैंने भी उन सबसे यही कहा, यदि तुम लोग ब्रह्मचर्य ले लो तो सारे 4 भाई बहनों की पूरी व्यवस्था मैं करूँगा, तत्व ज्ञान से लेकर के भोजन पानी तक की सारी, कमा करके भी दे दूंगा, सब कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। हमारा मतलब ये कि बच्चों को रियलाइज करना आना चाहिए। मैं तो आज की तारीख में एक चीज़ और जोड़ूंगा इन बच्चों को, 10वीं से ऊपर के बच्चों को जो लव इन रिलेशन में रह रहे हों, लव अफेयर की बातें कर रहे हों, ऐसे 25 से 35 साल वाले लोगों के पास भिजवा, उनसे मिलें। ये फिल्में देखते हैं ना, और मोबाइल में टीवी देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, उससे ये बेचारे समझते नहीं कि दुनिया असली क्या है। लेकिन जब आप उधर जाके देखोगे ना, तब आपको असलियत मालूम पड़ेगी कितने दुखी हैं सारे सारे। दादा दादी नाना नानी के घर जाएं और उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दें। आप ऐसा नहीं करें, अपने बच्चे गोरे सुंदर हैं और नानी सांवली लगती है, गरीब हैं, कच्चा मकान है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को उनके साथ मिलने दो। आप कुछ मत कहना, कुछ बच्चे अपने आप सीखेंगे सब कुछ। जो परिभाषाएं आप किताबों में से नहीं समझा पाएंगे, बच्चे दादा दादी और नाना नानी के पास जाके अपने आप सीख जाएंगे। रिलेशन क्या होते हैं, यदि तुम्हारी भाषा में कहें तो फेस रीडिंग बच्चे जरूर सीखेंगे, आपको उनके पास जाने दो। आज की तारीख में एक सबसे बड़ी दुखद बात कहता हूं, पता नहीं कितने रेयर होंगे बाप बेटे के बीच में डाइल्यूशन और इतनी निष्ठा और विश्वास कि दोनों में से एक दूसरे के बिना रह ना पाए, 2 भाई एक दूसरे के बिना रह ना पाए। ये बहुत दुर्लभ है आज की तारीख में। माने ऐसा लगता है बच्चा 35-30 का हो जाए, 30-35 का हो जाए, 25-35 का, और पिताजी एक्सपायर हो जाए, तो बच्चे को ऐसा लगता है चलो अच्छा हुआ। माने उन्हें कोई लगता ही नहीं है। इसका मतलब है कि रिलेशन का महत्व आना चाहिए उनको। रिलेशन पे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि 10वीं से ऊपर के बच्चों को रिलेशन के ऊपर कम से कम 15 दिन का असाइनमेंट देना चाहिए। रिश्तों का महत्व क्या है, रिश्तों की रक्षा क्यों करना चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, सब मालूम होना चाहिए बच्चों को। इन पे चर्चाएं होनी चाहिए। उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके साथ तस्वीरें लें, माने उनके साथ बच्चे सेल्फी लें, फोटो खींचें। आनंद तो तब आए जब नाना नानी या दादा दादी के पास से बच्चे वापस शहर में आए तो रोते हुए आए, वहाँ उन्हें उनकी याद आए। बात बात में दादी ऐसा करती थी, नानी ऐसे बोलती थी, कितना प्यार करती थी, नानी को यहीं बुला लो, दादी को यहीं बुला, माने ऐसी बातें यदि बच्चे करते हैं तो मतलब बच्चे बहुत सीख के आए। रिलेशन आने चाहिए बच्चों को। उन्हें अपने काम करने की जगह पर लेकर जाएं, जिससे वो समझ सकें कि आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। 2 महीने की छुट्टियों में बच्चों को खेती करते हो तो खेतों में ले जाओ। और यदि नौकरी करते हैं
तो नौकरी के स्थान पर ले जाएं। बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि आप कितना परिश्रम करती हैं। किसी भी स्थानीय त्योहार या स्थानीय बाजार को मिस ना करें। मैंने आजकल की तारीख में हाट बाजार के बारे में नहीं जानते बच्चे, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। स्थानीय त्योहारों के बारे में पूरा ज्ञान कराने के लिए भी असाइनमेंट देने चाहिए। मैंने प्रैक्टिकली वहाँ जाकर के देखें बच्चे, केवल अखबारों में और टीवी में नहीं देखें। एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई कि बच्चे होली को जानते हैं लेकिन टीवी के माध्यम से। जितने इतने प्रोग्राम होते हैं ना आजकल के, जो वो सब टीवी से जानते हैं, लेकिन बच्चों को रियल उस स्थान पर जाना चाहिए। अपने बच्चों को किचन गार्डन बनाने के लिए, बीज बोने के लिए प्रेरित करें। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होना भी आपके बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। अपने बचपन और अपने परिवार के इतिहास के बारे में बच्चों को बताएं। ये बहुत बढ़िया लाइन है। हो सके तो आप लोग एक एक डायरी लिखो। जब आपको अपनी माता पिता दादा दादी की स्मरण आए, कितना संघर्ष किया था, कैसे मकान बनाया था, कैसे भैया को लीवर का बीमारी हो गई थी, रात रात दिन दिन बच्चा ऐसे हो रहा था, और पिताजी कैसे रात रात भर दिन दिन भर ऐसे हाथ में लिए रहते थे, और मम्मी कैसे मालिश करती थी, और मम्मी कैसे बच्चे के लिए डांट खाती थी। आजकल के बच्चों को मम्मी की कोई कीमत ही नहीं आती। अब तो तुम्हारे पास मोबाइल है, हो सके तो इनकी रिकॉर्डिंग करो, ताकि जब बच्चा इठलाए ना जाते तुमने दिया क्या है, तब एक दिन बिठाओ उन्हें 3 घंटा की पूरी पिक्चर दिखा। देखो बेटा, तुम्हारी वजह से हमें मम्मी से पापा से, हम लोग देखते थे बचपन में, हम जैसे मैं शादी नहीं कर रहा था मान लो, तो पिताजी मम्मी पे चिल्लाते, तुमने सिर चढ़ा रखा है और भेज दो मंदिर। मत करो। मैंने जाने कितना हम फेल हों या पढ़ाई नहीं करें या कुछ गड़बड़ हो तो सब डांट मम्मी को, तुमने सिर चढ़ा रखा है, बिगाड़ रखा है। बड़ा कठिन काम। मैंने माँ बच्चों के लिए कितना सहती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चा कांच फोड़ आया, तोड़ फोड़ कर आया पड़ोसियों के यहाँ, कहीं मोहल्ले में गेंद खेलते खेलते, क्रिकेट खेलते खेलते, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बच्चे तो एक तरफ हो गए, उन्हें उलायने सुनने पड़ते हैं, तुम्हारे छोकरा छोकरी, तुम्हारे मोड़ा मोड़ी बहुत ही बेकार हैं, सारे मोहल्ले में नंबर 1 के खतरनाक, और नाना प्रकार की कटाक्ष सुनना पड़ती। बच्चों को माता पिता के संघर्ष, दादा दादी के संघर्ष की स्टोरियां, इतिहास जरूर सुनाई जानी चाहिए। अपने बच्चों को बाहर जाकर खेलने दें। कल मैंने कहा था आपको, चोट लगने दें, गंदा होने दें। कभी कभार गिरना और दर्द सहना उनके लिए अच्छा है। सोफे के कुशन जैसी आराम की जिंदगी आपके बच्चों को आलसी बना देगी। बढ़िया सोफा सेट पे बैठे बच्चे और यू आकार में बैठ गए, एकदम यू आकार समझ गए, टांग ऐसी करके मोबाइल लेके ऐसे बैठ गए। आपके बच्चों की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें कुछ लोक गीत सुनाएं। अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कुछ कहानी की किताबें लेकर जाएं। अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखें। इन सब के लिए तो उनका पूरा जीवन पड़ा है। जितनी देर बच्चे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और क्या क्या इलेक्ट्रिक गैजेट्स उनके जो भी हाथ में होते हैं, जितनी देर इनके हाथ में रहते हैं, ये समझ लो भी एक अक्षर नहीं सीखते, फेस रीडिंग नहीं समझते, दुनिया का यथार्थ नहीं समझते। सरल भाषा में कहूँ तो फंटासी दुनिया में जीते हैं वे, बिल्कुल काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। उन्हें बेचारों को कुछ होश नहीं होता। सारी दुनिया एक तरफ और उनके कारनामे एक तरफ। जो कुछ भी बच्चे कार्टून में देखते हो, क्या क्या देखते हैं काल्पनिक, उससे उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। बल्कि आपने देखा होगा जब से वो शक्तिमान आया था और स्पाइडरमैन और क्या क्या, तो बच्चे बच्चियां वो उस कहानी को देखते देखते तो खुद ही 5 माला की बिल्डिंग से कूद गए। क्यों?
जरूर आएगा शक्तिमान। शक्तिमान तो नहीं आया। ऐसी बहुत घटनाएं घटी। ब्लू वेल्स गेम वगैरह हुआ, और जो बीच में अभी पबजी आ गया। माने बच्चे इस तरह के दीवाने हो जाते हैं इन गेमों के या जो चीज़ों के, कि उसके बिना उनकी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में हजारों बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जैसे इनको मोबाइल छोड़ाया, जरा सा उनका वो वीडियो गेम छोड़ाया, जरा बच्चों से कहा कि ये सब मत करो, कितनी देर तक देखते रहोगे टीवी, बंद करो, इतने में तो सुसाइड। इसलिए बच्चों को बचाएं। देखो सब उस स्कूल ने लिखा है, मैं तो इसलिए ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको कि आपको लगता हो कि मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे स्कूलों को धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने मेहनत की है और बच्चों के बारे में सोचा है। केवल कोर्स कराया है, होमवर्क कराया और अपने घर जाके छुट्टी, ऐसा नहीं, बच्चों के बारे में सोचा इन्होंने। आगे बहुत अच्छी बात लिखी, सुनोगे बच्चों लोग? उन्हें चॉकलेट्स, जेली, क्रीम केक, चिप्स, गैस वाले पेय पदार्थ, गैस वाले पेय पदार्थ समझ गए, जो लिम्का, कोकोला और क्या क्या होते हैं वो सब, फ्रूटी वगैरह सब पदार्थ, और पफ्स जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स और समोसे जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ देने से बचें। आज आपने पढ़ा हो, सांसद हेमा मालिनी, मथुरा की सांसद है वो, कल उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया कि आदमियों की संगति में रह करके बंदर बीमार हो रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया उन्होंने और अपील की कि कोई भी आदमी बंदर, मथुरा के में बंदर बहुत है ना, तो मथुरा में लोग जाते हैं, उन्हें समोसे, कचौरी, कोई तला हुआ ऐसे पदार्थ दे देते हैं, नमकीन दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं, और फ्रूटी वगैरह पीने लगे आजकल वहाँ के बंदर। तो कोई भी फ्रूटी पकड़ा देता तो पीने लगता है उसको, तो मजे लेते हैं लोग, फोटो वोटो खींचते रहते हैं। मैंने इस प्रसंग में हेमा मालिनी ने सांसद होते हुए कल संसद में ये बात उठाई कि वहाँ पर मंकी सफारी बनाई जाए, वहाँ फलदार वृक्ष लगाए जाएं, ताकि बंदरों को नैसर्गिक जो वो फल खाते हैं उन्हें वो मिलने चाहिए, और बिल्कुल टोटली प्रतिबंध होना चाहिए, कोई उन्हें तली हुई चीज़ें ना दे। ये बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया। मुझे ये बात, अब सोचो, एक ऐसी भी महिला है जो बंदरों को समोसा देने से मना कर रही है, और एक हम हैं कि हमारे मोड़ा मोड़ियों ने यदि सुख नहीं देखो तो फिर क्या मतलब निकला। लेकिन बच्चों को बीमार नहीं करें आप, समझ में आए? बहुत अच्छा। अपने बच्चों की आंखों में देखें, वाह, और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना अच्छा तोहफा आपको दिया है। अजय ने इसलिए इसी तरह की भाषा लिखेंगे, अब से आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊंचाइयों पर होंगे। आप लोग तो खैर अच्छे पेरेंट्स होंगे, लेकिन कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कभी बच्चों को देखते ही नहीं है। मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना, उनके ख्वाब समझना, उनकी बहुत कठिन होता है बच्चों से बातें करना। यदि मैं बच्चों की बातें सुनाऊंगा ना तो आपको लगेगा बाप रे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, हमसे बातें कैसे करें। और कई महिलाएं तो बच्चों की शिकायत कर, पंडित जी इतनी बातें करता है जी, जाने कहाँ के प्रश्न पूछता है। तो तुम क्या चाहते हो? आपका बच्चा इंटेलिजेंट है इसलिए पूछता है, वो बुद्धिमान है इसलिए लॉजिक करता है, 10 प्रश्न पूछता है आपसे, बताना चाहिए उसकी प्रश्न। लेकिन हम उसकी बातें बंद कर देते हैं, चुप रहे, बहुत बोलता है, खा रहा है कि नहीं चुपचाप। नहीं, गलत बात। आपको नहीं मालूम, आपका बच्चा बहुत बढ़िया लड़का बच्चा है। जो बच्चे नहीं बोलते, घून मथान रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, वे बच्चे बहुत तकलीफ के हैं। ऐसे बच्चों के साथ आपकी ज़िंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात अच्छी तरह समझना, बच्चा कितना भी बोले उसे डांटना नहीं। वो गंदा सा गंदा प्रश्न आपके लिए गंदा है, उसके लिए गंदा नहीं है, उसके लिए केवल जिज्ञासा है। बच्चे आजकल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं टीवी देखने के बाद और चीज़ें देखने के बाद, सड़कों पर जाने आने के बाद, बगीचों में बच्चे जो कुछ देखते हैं ना, वो पहली बार देखते तो उनको ऐसा लगता है मम्मी ये क्या हो रहा है।
इन सारे प्रश्नों को लगभग सारे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितने मुझे पता लगे उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बाल जिज्ञासा में दिए। पेरेंटिंग लेख लिखा है ना, उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं कि बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप इस तरह से बताइए, लेकिन झुंझलाइए मत और ये मत सोचिए कि बच्चा गंदा है। बच्चा गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बच्चा जो देख रहा है ना उसके बारे में जिज्ञासा है, उसे समझाना पड़ेगा आपको। आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊंचाइयों पर होंगे। आपका बच्चा आने वाले समय विद्वान बनेगा, त्यागी बनेगा, ब्रह्मचारी बनेगा, मुनिराज बनेंगे, बहुत बड़े प्रभावनाकार हो सकते हैं, शास्त्र लेखक हो सकते हैं, टीकाकार हो सकते हैं, गणनी हो सकती हैं, आरिका हो सकती हैं। ये सब बड़े बड़े अच्छे नाम बताए मैंने जैन शासन की अपेक्षा। वैसे देखा जाए तो लोक में आपका बच्चा कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए उन बच्चों का बहुत केयर करें। मैं बहुत सरल भाषा में कहूँ तो बच्चों को साथ एंजॉय करा, बच्चों को भार मत समझो। बनीता बोधनी में तो लिखा है बच्चा भगवान का दिया हुआ आपको सबसे अच्छा खिलौना है, आप खेलिए उससे। एक जगह बनीता बोधनी में लिखा है आपने अपने पति का बचपन नहीं देखा, प्रकृति ने आपके पति का बचपन आपके बच्चे के रूप में दिया है। ऐसी ऐसी बातें लिखी उन्होंने, माने आप अच्छे से एंजॉय करो इसको। अगर आप माता पिता हैं तो इसे पढ़कर आपकी आंखें नम जरूर हुई होंगी, और आंखें अगर नम हैं तो वजह साफ है कि आपके बच्चे वास्तव में इन सब चीज़ों से दूर हैं। इस असाइनमेंट में लिखा एक एक शब्द ये बता रहा है कि जब हम छोटे थे तो ये सब बातें हमारी जीवन शैली का हिस्सा थी जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारे ही बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हैं जिसकी वजह हम खुद हैं। बच्चे कितना भी कोलाहल करें, मैं कोलाहल को जानबूझ के कह रहा हूँ, मुझे इस बात में समाज से बड़ी शिकायत है। बच्चों को पहले तो मंदिर आते नहीं, अब उस म्यूजिक के साथ पूजा करते ना हमारे खनिया दाना के हॉस्टल के बच्चे, तो इतने लोग आपत्ति करते भाई भैया हम पूजा करें कि नहीं करें, कितना कोलाहल कर रहे। मैंने मुझे इतना दुख लगता है कि बच्चे एक बार सामूहिक पूजा करते हो, शाम को भक्ति करते हैं, वो भी उन्हें अखरती है। और मैं सोचता हूँ 2 घंटा जरूरत पड़े तो बच्चों को सौंप दो मंदिर, उन्हें कोलाहल करने दो, सोचने दो पूजा कैसे करना है, द्रव्य कैसे धोनी है, सामग्री कैसे चढ़ानी है, बजाना कैसे है। भले ही उसकी राग अच्छी नहीं आ रही बजाने की उसे, तो भी बजाने दो उसे, जुड़ने दो उसे। बच्चे यदि मंदिर में नहीं आएंगे तो फिर इन्हें ये अंतिम ऑप्शन है मंदिर में आना, बच्चे कभी धर्म से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन समाज ऑब्जेक्शन करती है। मेरा बस लगे तो बच्चों को कोलाहल करने के लिए बहुत सामान जोड़ दूं, 10 और दिन तक तुम झांकियां लगाने तो झांकी करने तो खर्चा वर्चा करने तो थोड़ा उठा पटक। बच्चे इतना दिमाग लगाते, आप उनके चेहरे देखो, एक एक बच्चा जैसे मैच्योर हो। एक एक बच्चा यहाँ से 12-14 साल का बच्चा ऐसे, जल्दी आओ, दौड़ के जाओ, वहाँ पन्नी लेके आओ, बल्ब लगाएंगे अपन, ऐसा करेंगे। उनके चेहरे देखो आप, एक्टिविटीज देखो आप। करने दो कोलाहल, कोई टेंशन नहीं, बच्चों को रोको नहीं, सच कहते हैं। आइए अब राजकुमार जी की 2 कविताएं सुना देता हूँ आपको, बड़ी अच्छी कविताएं हैं, राजकुमार जी ने लिखी हैं। हम चाहते हैं, राजकुमार जी बांसवाड़ा, आजकल उदयपुर में है। राजकुमार जी अपनी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो उनकी 2 कविताएं मैंने ली हैं। हम चाहते हैं ऐसे युवा वर्ग का निर्माण जिनका जीवन तत्व ज्ञान से हो सुरभित, जिनका शरीर जिनवाणी के प्रचार प्रसार में हो समर्पित, मन में हो देव सास गुरु के प्रति भक्ति, आचरण में संयम सदाचार यथाशक्ति, जैनाचार से हो सुसंस्कृत, हृदय में महापुरुषों की स्मृतियां हो झंकृत, जो हो विवेकी स्वाभिमानी, विनयशील
अरु निरभिमानी, हे प्रभुवर, हे गुरुवर, सामर्थ्य दो स्याद बाद मई वाणी से वात्सल्य एवं प्रभावना की भावना लेकर मार्ग में बढ़ सकूं। बहुत अच्छी पंक्ति है। वात्सल्य एवं प्रभावना की भावना लेकर मार्ग में बढ़ सकूं, अपने से श्रेष्ठ गढ़ सकूं, जिनका लक्ष्य हो केवल निर्वाण, हम चाहते हैं ऐसे ही युवा वर्ग का निर्माण। बहुत जोरदार। मैं नहीं चाहता, एक और कविता उन्होंने लिखी, मैं नहीं चाहता। एक पिता, एक शिक्षक की पुत्र या शिष्य के प्रति भावना, माने पिता की पुत्र के प्रति क्या भावना होनी चाहिए यह है, और शिक्षक अपने शिष्य से क्या चाहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान ऐसा इतना पढ़े, दो बातें, ऐसा और इतना पढ़े कि जिनवाणी माँ एवं अपनी माँ की भाषा भूल जाए। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, मेरी संतान ऐसा इतना पढ़े कि वह जिनवाणी माँ एवं अपनी माँ की भाषा भूल जाए। माँ की भाषा माने जिनवाणी की भाषा भूल जाए, हिंदी संस्कृति भूल जाए, और अपनी माँ की भाषा समझ गए। एक बच्चा अमेरिका से लौट कर आए और अपनी अम्मा से बिल्कुल लोकल टंग में भाषा में बात करे तो माँ को बहुत आनंद आता है। और जब अपनी मम्मी के सामने अंग्रेजी झाड़, ओ मॉम जस्ट गिव मी, अम्मा को ऐसा लगा था जो है को। अमेरिका से आया हुआ बच्चा और अम्मा की गोद में सिर रख के लेट जाए जमीन पे और फिर कहे अम्मा आवरिया खान है। उस अम्मा से पूछो, उसे ऐसा लगे ये तू अमेरिका में जाके बदल दो नहीं। हे माँ तेरा दूध पिया है, बदल कैसे जाएंगे, कहीं चले जाएं, तेरे ही लाल है। इतने से डायलॉग माँ को बहुत आनंद देते। और जूता पहन के घूमने लगे घर में ही और किचन में, और फिर जूते ही पहने पहने थाली में हाथ लगाते, ये भैया नाश मिट्टी मर जा तू। ऐसी कैसी पढ़ाई, जूता पहने किचन में घुस आए, तुम्हें अब क्या कहते बताओ जाए। बड़ा बड़ा बुरा लगा, अरे इसमें क्या हो गया, अरे कुछ हुआ नहीं हुआ, तुम हमारे नहीं बचे, मतलब सीधी बात है हमारे नहीं बचे। जिनवाणी माता और माँ की भाषा, आप कभी अपनी माँ के पास जाओ ना, उनकी भाषा में बात करो। भाषा समझ गए, बोली, भाषा तो वही है लेकिन बोली, आर्टिफिशियल भाषा नहीं बात करी। ओ फादर डोंट आस्क मी, कम ऑन, कहाँ बड़बड़ा रही, उनकी भाषा में बोलो दद्दा चलने हैं बाजार। उन्हें एकदम ऐसा लगे ये देखो अमेरिका से ही आओ, लेकिन मोड़ा आगे है तो हम रही। आपको 2-3 दिन में एक बात समझ में आ रही है, भाषा बहुत बड़ी चीज़ है, बोली बहुत बड़ी चीज़ है, इसे समझना भैया। अच्छी भाषा, कभी नकली बनने की कोशिश मत करो। मम्मी खुश नहीं हो जाएगी तुम अंग्रेजी निपोर रहे, अब मम्मी से मम्मी की भाषा में बोलो, बहुत अच्छा लगेगा। आगे, मैं नहीं चाहता कि वह इतना आगे बढ़े कि धर्म पिता पंच परमेष्टि वह मुझसे बात करना ही भूल जाए। मैं नहीं चाहता कि वह इतना आगे बढ़े कि धर्म पिता पंच परमेष्टि वह मुझसे बात करना ही भूल जाए। ये बहुत कमी है आज की तारीख में। मैंने, मेरा हृदय भर रहा है इस समय। भगवान के सामने जाते हैं ना, प्रतिमा के सामने, तो बिल्कुल फॉर्मल ऐसे चावल चढ़ाए, हाथ जोड़े बाहर आ गए। खाए के लिए आए थे, कुछ खबर नहीं, क्या देख रहे थे कुछ खबर नहीं, काय देख रहे थे कुछ खबर नहीं, आए और चले गए। यदि इतने संस्कार भी वो शाम डाल दिए हो मम्मी ने, मंदिर जाओ, लेकिन अभी भी आप सब में से बहुत कम लोग होंगे जो भगवान को निहार कर भगवान से बातें करें। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जैसा भी कह रहा था ना, पिताजी माताजी से ऐसे बात करो। आप तो बिल्कुल भूल जाओ कि आप दिगंबर जैन हो कि कौन हो, आप तो भोले भाले बालक की तरह भगवान से बातें करो। बातें करो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, ये भगवान हम कहाँ पढ़े, आपका मार्ग कब मिलेगा, मेरे को अभी भी इतना संकलेश क्यों होता है।
मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ फिर भी स्थिरता नहीं आती। आप ही कोई उपाय करो। इतनी अच्छी पंक्ति लिखी भजन में, मुझे बहुत प्यारी लगती है। अब तो स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तिर जाए। ये लाइन देखा जाए तो मुमुक्षुओं के खिलाफ है लाइन। क्या कि सिद्ध भगवान तो हाथ बढ़ाते ही नहीं, वो तुम्हें तारेंगे भी नहीं। लेकिन बिल्कुल इठलाती हुई भाषा है बिल्कुल। श्रीमद जी का एक पत्रांक है, नंबर तो मुझे याद नहीं रहते, 200-300 के आसपास ही होंगे जहाँ तक है। बहुत अच्छा पत्रांक है। ये एक पत्रांक में इतनी चुलबुलीपन का प्रयोग किया उन्होंने। भगवान से कह रहे, हे भगवान, हम तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे तो तुम आओ कहाँ बिगड़ेगा। एक मैं ही तो प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ जो तुम्हें इष्ट है वही मुझे भी इष्ट है, तो आपको भी तो यही पसंद है। मैं आपको ही नमस्कार करता रहूँ, उसकी तुलना में मैं अपने में चला जाऊँ तो कैसा रहेगा। मैंने ऐसी ऐसी भाषा लिखी खेलकर। बहुत अच्छी भाषा लिखी, पढ़ने लायक भाषा। मैंने बिल्कुल बच्चों जैसे भगवान से बात तो करो थोड़ी देर। लेकिन हम वो बचपन से वो नकली पूजा करने के, नकली कह रहा हूँ सारा, वो पूजा करने के इतने हैबिचुअल हो गए कि बात ही नहीं करते भगवान से। आप जैसे हो बोलो भगवान के सामने, एक बार बात करने की आदत रखो। ऐसे पिताजी से, भारतीय कल्चर में बाप बेटे के बीच में 95% बच्चों की बात कर रहा हूँ, 5% कोई भागशाली, शायद वे भी कम ही भागशाली होंगे, फिर भी मान लेता हूँ चलो होंगे। 95% बाप बेटों के बीच में कम से कम 14-15 साल के बाद से बिल्कुल केवल इन्फॉर्मेटिव संबंध होता है। फॉर योर काइंड नोटिस इन्फॉर्मेशन। मैंने यदि जैसे मम्मी पापा से कह देना मैं आज रात को लेट आऊँगा, मम्मी पापा से कह देना। कोई मम्मी को नहीं कहना चाहिए, हमें नहीं मालूम बेटा, तुम खुद बात करना सीखो। पिताजी को एहसास कराओ, उनके गुस्से को हम बर्दाश्त करें नहीं, तुम बर्दाश्त करो। सलाह लेना सीखो। सब लोग सुन लो ध्यान से, अपने बच्चों को ये कहो, पापा से सलाह लेना सीखो, आज्ञा लेना सीखो, रात को आकर के उनकी सेवा करना सीखो, उनके सुख दुख की पूछो। यदि मम्मी ने बच्चे से कह भी दिया बेटा पापा को 2 दिन से बुखार है, अच्छा तो दवाई नहीं ली, बस चल दी। पापा के पास जाओ, सीरियसली बात करो, पापा को बुखार है, हाथ लगाओ जरा, पापा उठो, चलो चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं बेटा इतना तो चलता नहीं। चल पापा चलता नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं मार्केट में नहीं जा पाऊँगा, आप चलिए। ले जाए, पिता को कितना अच्छा लगेगा। ठीक है पापा, ठीक है तो ओके, बस खत्म। मैंने नकली व्यवहार। यदि पापा को, मम्मी ने बच्चे को कहा बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं, पूछे आप पापा तबीयत कैसी है, ठीक है, चले गए बाहर। पंडित साहब ने ये चीज़ हमको बहुत सिखाती। जैसे हमने पंडित साहब से पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो उनकी एक एक एक्शन को देखना पड़ेगा आपको। यदि उन्हें कहा ठीक है, तो अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इस तरह से बोल रहे मतलब तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दर्द, कहीं तकलीफ, सेवा नहीं हो रही कि मालिश नहीं हो रही, क्या बात है, भोजन ठीक से नहीं हो रहा या ऋतु परिवर्तन, आप इतना पूछोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और आपने कोई मतलब फॉर्मेलिटी पूछा स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, बस खत्म। तो उन्हें ये लगता है कि तुम बिल्कुल जड़ हो। सिखाते हैं पंडित साहब। अब हमने पूछा तबीयत कैसी है, ठीक नहीं है। अब हम आगे क्या कहें, अब हम समझ नहीं आ रहे। तो फिर पंडित साहब पूछे तुम पूछत क्या के लिए, अब तुम बताओ क्या करोगे। हाँ हर बार नई नई बात सिखाते हैं। तो अब तुम बताओ क्या करोगे, जैसे हमारी तबीयत खराब है अब तुम पूछो और क्या करोगे, बोले कि आप काढ़े ले लो, तो बताओ हम ले ही रहे, तुम क्या करोगे बताओ। अब तो तुम बताओ कौन सा काढ़ो लें। अब तुम्हें तो अकल लगाने पड़ेगी, देखने पड़ेगी, समझने पड़ेगी पंडित जी कौन सा काढ़ा ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कब ले रहे हैं। और फिर उसमें कोई सुधार है तो वैद्य जी से पूछो फ़ोन लगा के, कहीं जाओ आप और फिर बताओ पंडित साहब आपकी शरीर की ऐसी दशा है, इसमें ये चीज़ और पड़ जाए अजवाइन तो अच्छा रहेगा। तुम्हें कैसे मालूम,
कि हमने इंद्र सेन जी से पूछी और तब उन्होंने इतना कहा, इतना सोचते तो कम से कम, निकल जी सोचे खत्म। समझ गए सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी भी बहुत चाहता हूँ बेटे, बाप बेटे के मधुर रिलेशन होने चाहिए और मम्मी को रोल अदा करना चाहिए। मैं मीडिएटर नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं मेरे पिताजी के बीच में मम्मी मीडिएटर थी, ये मेरे जीवन में तो बहुत ही हुआ, लेकिन आज मैं एहसास करता हूँ कि नहीं, मम्मी पापा को बीच में नहीं आकर डायरेक्ट जुड़ना चाहिए बच्चों को। और मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ये बात, मैंने ज़िंदगी में एक भी पिक्चर उनसे बिना पूछे नहीं देखी और एक भी पिक्चर की डायरेक्ट उनसे नहीं पूछी। बिना पूछे गए नहीं और उनसे डायरेक्ट पूछी नहीं, कहीं हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। तो मैं मम्मी को जब भोजन करते थे तो मम्मी को मक्खन लगाता था कि पापा जी से अनुमति दिलवा देना। और मैं दुकान जाता था और वे घर आते थे। भोजन करते समय मम्मी कहती थी जी पिक्चर अच्छी है, मैंने वो पास करती थी पहले कि जी पिक्चर ठीक है। तो पिताजी और दोनों के बीच में सहमति हो जाती थी, राज्यसभा विधानसभा वो क्या कहलाती है, लोकसभा। मैंने दोनों में बिल पास हो जाता था तो पिताजी कहते ठीक है। तो फिर वे दुकान पे आते थे। अब मैं ये देखता था कब मेरे से कहें तुम जाओ, और वो कहे ही नहीं तो मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ती, घबराहट मारे। और वे कहे नहीं और मुझे टाइम दिख रहा घड़ी में 1-1 सेकंड। फिर मैंने धीरे से कहा पिक्चर देखे आए। तो फिर वो 1 रुपया देते थे, उस जमाने में 1 रुपया लगा, 80-90 पैसे का टिकट, 10 पैसे खाने पीने के। मैंने उस जमाने, हमारा मतलब है कि, लेकिन उस समय ये गलती हुई। दोनों को बैठ करके ये डिसीजन जरूर करना चाहिए। यदि बच्चे पिताजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कमी है। जुड़ना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, घुलना मिलना चाहिए। और फिर एक बात कहता हूँ, बच्चे कुछ भी पूछें, नहीं जवाब आता तो उनसे कह दो बेटे आपका क्वेश्चन सही है, अब हम बाद में बताएंगे, लेकिन मना कभी मत करो। और गलत से गलत प्रश्न हो तो घृणा मत करो, क्योंकि बच्चे के हृदय में कोई घृणा नहीं है। बच्चा निष्पाप मन से पूछ रहा है कोई बात को। और मैं जानता हूँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों ऐसी होते हैं 12-14 साल की उम्र में जिनके 90% के जवाब नहीं मिलते, और बच्चे उन्हें दोस्तों से पूछते हैं, और यदि मोबाइल हाथ लग जाता है तो वहाँ जाके सर्च करते हैं, और वो गलत रास्ता है। चलो, मैं नहीं चाहता, आगे बोलो क्या नहीं चाहते आप? मैं नहीं चाहता कि वह इतनी ऊंची मंजिल चढ़े कि उसे अपने में उतरने का समय ना रह जाए। इतनी बड़ी नौकरी ना मिल जाए उसे, इतना पैसा वाला ना हो जाए कि अपने में उतरने का समय ना मिले। बहुत जोरदार कविता लिखी राजकुमार जी ने। मैं नहीं चाहता कि उसे देश जाने विदेश पहचाने, वह भी सबको जाने पहचाने, ये मैं नहीं चाहता। पर तीर्थंकरों और आचार्यों की परंपरा भूल जाए, मैं ये नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो सारी दुनिया उसे जाने और वो सबको जाने नहीं जाने से कोई, लेकिन उस तीर्थंकरों की परंपरा नहीं भूल जाए। बहुत बढ़िया। मैं नहीं चाहता कि वह फास्ट फूड, जंक फूड के स्वाद में श्रावकाचार, जैनाहार को ही भूल जाए। पर क्या चाहा हुआ होता है, होगा तो वही जो उसके क्रमबद्ध में होगा। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब उसे जाने या ना जाने, वह सबको जाने या ना जाने, पर हे प्रभु वह अपने इस जीवन में अपने को जाने व पहचाने, बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। वह अपने जीवन में अपने को जाने पहचाने, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहता। उपदेश जबान से नहीं जीवन से दीजिए, धर्म में प्रदर्शन नहीं प्रवर्तन कीजिए, प्रशंसा प्रसिद्धि पद प्रलोभन को त्याग कर दान छपाकर नहीं छिपाकर दीजिए। ये सब उन्हीं की पंक्तियां जोरदार। अब एक पत्र पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा फास्ट सुनाऊंगा, कहीं कहीं मुझे रुकना है जरा। बच्चों को नींद आ रही है? मम्मी की याद आ रही है? मम्मी की याद नहीं आ रही? अच्छे से बैठ जाओ, देखो अभी याद आएगी। तुम्हारी मम्मी का लेटर आया, वो पढ़ के सुना रहा हूं। इंदौर से एक पत्रिका छपती है, जैसे राजस्थान पत्रिका छपती है, ऐसे पत्रिका छपती है इंदौर से। राजस्थान पत्रिका का ये अंक समझ लीजिए एक तरह से। तो पत्रिका छपती है 7 मई 2014, और एक
पूनम मेहता नाम की एक लेडीज़ है, श्वेतांबर बहन, उसका एक बहुत प्यारा लेटर अखबार में छपा था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि इस तरह के लेटर आप अपने बच्चों को हॉस्टल में ज़रूर भेजें। मम्मी पापा जितना लिखेंगे ना, मुझे सच कहता हूँ, ये मोबाइल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, SMS वगैरह क्या कहलाते हैं, मैसेज। मुझे लेटर लिखना बहुत पसंद आता है। देखना इस लेटर की कीमत। आप भी और जो कुछ कहना चाहें बच्चों को, लेटर में जो अभिव्यक्ति होती है वो अद्भुत होती है। आप लेटर जरूर लिखिए। प्रिय बेटे, अपनी मम्मी दिख रही तुम्हें? नहीं दिख रही? नहीं दिखी? अभी भी नहीं दिखी? प्रिय बेटे, तुम्हें कोई बेटा कह रहा है लेटर में। शुभाशीष, आशा है तुम हॉस्टल में सुखपूर्वक होगी। हॉस्टल का खाना खा खा कर तुम काफी दुबले हो गए। जब से तुम 11वीं में आए हो तब से तुम्हारी मौज मस्ती किताबों के बोझ तले दब के रह गई होगी। दिन भर तुम कोचिंग से हॉस्टल और हॉस्टल से स्कूल के बीच दौड़ते भागते रहते होगे। हाँ, मैंने ही तुम्हें घर से इतनी दूर पढ़ने भेजा था। कोचिंग का आइडिया मेरा ही था। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहती थी। हर माँ की तरह मैं भी तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहती थी। क्या करती? प्रतियोगिता के इस दौर में कोचिंग का कोई विकल्प नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन मौज मस्ती करने को, फिल्म देखने को, कंप्यूटर प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलने को करता होगा। तुम्हारी उम्र में आज ढेरों नई चीज़ें हैं, नए गैजेट्स हैं, पर बेटा पढ़ाई के लिए भी ये 2 ही साल हैं। इन 2 साल में मन लगा के पढ़ लिया तो आगे का जीवन आरामदायक हो जाएगा। तुम्हारी उम्र में फिसलन बहुत होती है। तुम्हारी उम्र में फिसलन बहुत होती है बेटा। डर लगता है कि घर से दूर तुम कोई गलत आदतें ना पाल लो। तुम्हें दिए संस्कारों पर तो भरोसा है, पर जमाने की तो हवा ही खराब है। और फिर तरह तरह की लत के बारे में सोच के मैं तो शहर जाती हूँ। हम मध्यम वर्गीय परिवार तो जो कमाते हैं वो लाइफ स्टाइल बनाए रखने में ही पूरा हो जाता है। आशा है अपने जीवन से यह खिलवाड़ तुम कतई नहीं करोगे। विद्यार्थी जीवन में जितनी सादगी हम रखते हैं, सुनना बेटो, विद्यार्थी जीवन में जितनी सादगी हम रखते हैं, जीवन में आगे आने वाली मुश्किलें उतनी ही आसान हो जाती हैं। संयम इंसान को हमेशा मजबूत बनाता है। इस उम्र में सही खाना पीना भी जरूरी है। मैं जानती हूँ हॉस्टल का खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, तुम्हारा मन जंक फूड खाने को करता होगा, पर सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। तुम्हें मैंने जो लड्डू और सूखे मेवे भेजे हैं, उन मेवों को रात भर भिगोकर सुबह लड्डू के साथ अच्छे से चबाकर खाना। मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि तुम जंक फूड से अपना पेट भरो। एक बात और, खूब मन लगाकर पढ़ना, अपना बेस्ट करना और रिजल्ट की चिंता ना करना। किसी भी कंपटीशन में अव्वल आना उतना ज़रूरी नहीं जितना ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना, और जीतने के साथ साथ हारने की कला आना सर्वाधिक आवश्यक है। ये पैराग्राफ हर मम्मी को अपने बच्चों को, हर पिता को अपने बच्चों को सिखाने लायक है। इतना एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं हो उनके ऊपर, अपने ड्रीम स्वप्न को इतना ना लाद दें कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते करते डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले। हारने की कला आना सर्वाधिक आवश्यक है। हमारी उम्मीद पर खरे न उतरो तो कोई बात नहीं। एक इम्तिहान में सफल ना हो पाना जिंदगी की कसौटी नहीं। यदि एक जगह प्रदर्शन खराब हो तो दूसरी जगह पर अच्छा कर सकते हो। जिंदगी हर बार मौका देती है। हमारे कोचिंग संस्थानों में अक्सर स्ट्रेस मैनेजमेंट व लाइफ मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। तुम्हारे जैसे कितने ही बच्चे न जाने किस धुन में कंपटीशन में सफलता विफलता को जीवन मान बैठते हैं। समझ गए? कंपटीशन में सफलता विफलता, नौकरी का मिलना नहीं मिलना, बहुत अच्छे अंकों से पास होना नहीं होना, ये कोई जीवन नहीं हमारा।
ये हमारा पैमाना नहीं है। बेटा, बहुत मार्मिक लाइन लिखी है, बेटा कुछ भी कदम उठाने से पहले सोचना उस पीड़ा के बारे में जो तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखकर मैंने सही, तुम्हें पैदा करते वक्त मैंने उठाई, रातों की नींद, उस नींद के बारे में जो तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे लिए खराब की, तुम्हारे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए दुकान दुकान घर घर भटकना, तुम्हारी शैतानियों पड़ोसियों की शिकायतों को अनसुना कर देना और मांगते ही बाजार का हर खिलौना तुम्हारे लिए ला देना, बुखार में रात रात भर तुम्हारे माथे पर बर्फ की पट्टियां रखना और निबंध प्रतियोगिता में तुम्हारे अव्वल आने पर गर्व से सीना फुलाना, ऐसी कितनी ही यादें हैं। एक क्यों लिखी उन्होंने, कोई भी बात हो जाए तो कभी आत्मघात नहीं करना। तुम हमारे लिए बेहद कीमती हो बेटा, इसलिए नहीं कि तुम काबिल हो, अच्छे हो, योग्य हो। बहुत जोरदार लाइन है। तुम हमारे लिए बेहद कीमती हो बेटा, इसलिए नहीं कि तुम काबिल हो, अच्छे हो, योग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम हमारे जीवन के हिस्सा हो। हमने अपने जीवन के सर्वाधिक खूबसूरत पल तुम्हारे साथ बिताए हैं। तुम हमारी पूंजी हो, जीवन हो। प्रतियोगिता में सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, जीवन में सफलतम व्यक्ति भी तो हमेशा खुश नहीं होता। यदि पूरी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे मार्क्स कम आए तो मुंह मत छिपाना। हम तुम्हारे माता पिता हैं और हमारे दरवाजे कभी बंद ना होंगे। हमें सफल बेटा नहीं, एक अच्छा पुत्र चाहिए जो अपनी गलती से सबक सीखे। समझ गए बेटे? कौन बताएगा इसका अंतर, एक सफल बेटा और अच्छा बेटा? कौन बोलेगा? फिर से पढ़ के सुनाऊं? यदि पूरी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे मार्क्स कम आए तो मुंह मत छिपाना। हम तुम्हारे माता पिता हैं और हमारे दरवाजे कभी बंद ना होंगे। हमें सफल बेटा नहीं, एक अच्छा पुत्र चाहिए जो अपनी गलती से सबक सीख सके। कौन बोलेगा? वेरी गुड, 2 जने बताएंगे। वेरी गुड। डायलॉग थोड़ा बड़ा है, अपने भाव में बता दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रश्न पूछेंगे थोड़ी देर बाद, है ना विपिन जी? आगे है, हमारी बाहें तुम्हारे लिए सदा खुली हैं, आंखें सदा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम हमारे लिए हमेशा प्रिय रहोगे, विफल हो या सफल, क्योंकि जिंदगी से बड़ी कोई प्रतियोगिता नहीं होती। मन में कहीं कोई संशय हो तो लौट आना बेटा, लौट आना। प्यार सहित तुम्हारी राह निहारती तुम्हारी मम्मी। कदाचित आप लोगों को आज पता लगा हो या न लगा हो, खनिया थाना हॉस्टल में एक बच्चे ने आज दुखद कदम उठा लिया। 1.5-2 साल से छोटी उम्र का बच्चा, बहुत गरीब परिवार, बहुत गरीब परिवार। उसे हम निःशुल्क पढ़ा रहे थे अपने संस्था में। इस साल अप्रैल मई में उसे निकाल ही दिया था हरकतों की वजह से। वही लड़कियों से दोस्ती, 8वीं क्लास में। जैसे तैसे करके उसको खूब कंप्लेंट घर पे दी, सब कुछ किया, समझाने की बहुत कोशिश की। जब मैं भी गया ना तो मैंने बड़े प्यार से जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ हर तरह से समझाया उसे। ना मालूम कहाँ से घड़ी गिफ्ट कर दी लड़की को, तो लड़की के मम्मी पापा ने कहा घड़ी किसने दी। तो कल के दिन वो लोग स्कूल में कंप्लेंट करने आए, बच्ची के मम्मी पापा, लोकल स्कूल के, खनिया थाना के। तो उसे फिर समझाया। अब बच्चों ने मजाक उड़ाई हो, आपस में जो कुछ हुआ हो, उससे यही कहा कि तुम्हारे घर पे हम खबर करेंगे,
हालांकि खबर की नहीं उसको, शायद उसे तो बताया भी नहीं था, खबर भी नहीं की, लेकिन उसे कुछ कहा हो जो भी कुछ। सुबह सब बच्चों ने पूजा करी, उसने भी पूजा अर्चना की, नाश्ता करने के लिए सब बच्चे गए, वो कमरे के अंदर रह गया और उसने गलत काम कर लिया, अपना जीवन खो दिया। आज उसके पिताजी को बुलाया, आए तो देखते से हार्ट अटैक हो गया उन्हें। फिर गाड़ी में लेकर के उन्हें झांसी ले गए, अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। ये सब बच्चों के सामने मैं वैसे नहीं भी सुनाता, लेकिन सुना रहा हूँ बेटे, ये पत्र आप फिर पढ़ लेना, फिर ले लेना। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, फेल हो जाओ, हो जाने दो, नंबर कम आ जाए, आ जाने दो, दुनिया मजाक उड़ाए तो उड़ाए। ये मैंने जो आखिरी पैराग्राफ पढ़े ना, ये आपकी माँ का स्वर है, आपके पिता का स्वर है। जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करना, और भरी सभा में अभी सब लोग प्रतिज्ञा करो। एक बात मैंने कल ही कही थी आपसे, ब्रह्मचर्य का पालन करो। रोज इतनी घटनाएं घट रही हैं बेटे, तुम फूल जैसे बच्चे हो और तुम हमारी बहुत बड़ी पूंजी हो। तुम गांव के नहीं हो, तुम अपने घर के नहीं हो, तुम जैन शासन की संपदा हो। बहुत हृदय से आपसे ये बात कह रहे हैं बेटे। ये घटना में नाम लेकिन नहीं भी सुनाता, लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ, बहुत दुखद प्रसंग हुआ है आज ये। पिताजी भी अभी भर्ती हैं, खनिया दाना की समाज उन्हें भी देख रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, और पुलिस का भी केस हुआ है। और आज की रात बच्चों में कैसे गुजरेगी, जिस लड़की का प्रसंग होगा उस लड़की को कैसा लग रहा होगा, उनके पेरेंट को कैसा लग रहा होगा, पूरे गांव में कैसा लग रहा होगा। जब कभी हम संस्था चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अंदर तक हृदय दुखाती हैं। मतलब बेटे बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो आज। ये घटना इसलिए सुनाई है, आप लड़के लड़कियों से दोस्ती करने के प्रलोभन में कभी नहीं फंसोगे। सारी दुनिया क्षणिक एंजॉय करती हो, मज़े मानती हो, दुनिया कुछ भी करती हो, फिल्में आपको कुछ भी दिखाती हो, लेकिन रियल लाइफ अलग है। पहला कदम गलत नहीं उठाना। नंबर 1, यदि उठ भी जाए तो कभी आत्मघात करके माता पिता को हमेशा के लिए कष्ट नहीं देना। समझ गए बेटे? जिंदगी में कभी आत्महत्या करने का कोई कदम नहीं उठाना। और ये घटनाएं रोज अखबार हमें सिखा रहा है, आप लोग सावधान रहें। बहुत दुखी मन होता है। एक बालक किसी की संतान नहीं है, हमारी बहुत बड़ी निधि है वो। उसकी घटना से केवल उसके माता पिता नहीं, पूरा समाज पीड़ित होता है। और सभी लोग इस बात का बहुत ध्यान रखें। बच्चे लोग अच्छे से पढ़ें और किसी कुसंगति में नहीं पढ़ें। मुझे मालूम बेटे, अभी पढ़ के सुनाया मैंने लेटर, बहुत फिसलन है, बहुत कुसंगति का चांस है आपको। लेकिन माता पिता के अरमान और आपके जीवन का कैरियर और भविष्य और साधना, और सबसे बड़ी बात आत्मकल्याण करके मोक्ष जाना है, बहुत बड़ा काम है। आप सब इसमें सफल हों, इस भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले भी करवाई है प्रतिज्ञा। कहो भाई प्रतिज्ञा ले सकते हो, कितने भी संकट आ जाए, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं करेंगे। समझ गए? नियम समझे बेटे? समझ में आए नियम? क्या नियम? हम जिनवाणी की साक्षी में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जिंदगी में कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं करेंगे। बाकी लोग करेंगे। जिंदगी में बेटे पहले तो गलती नहीं करना, गलती हो जाए तो आप हमसे मिल लेना, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठाना कभी। पालक बालक संस्कार सीरीज हम देख रहे हैं। संस्कारों का महत्व हमें समझना और समझाना पड़ रहा है।
यही अपने आप में सबसे बड़ा कुसंस्कार है, क्योंकि हम इतने उत्तम कुल से हैं कि जिन नैतिकताओं के पाठ हमें पढ़ाए जा रहे हैं वे हमें कुल से प्राप्त होते हैं। फिर भी जो हवा चल रही है उस हवा से हम अछूते नहीं रहते हैं। अभी समय है, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। जो जहाँ जिन परिस्थितियों में है और जिसकी जितनी सामर्थ्य है, हम संस्कार का बीजारोपण वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। शुरुआत गर्भ से है। आप अगर बालक पेट में हो तो आप उसको संस्कार दीजिए, स्वाध्याय कीजिए, उसको सुनाइए, जिनवाणी की गाथाएं सुनाइए। यदि वो जन्म ले चुका हो तो आप उससे बातें कीजिए। थोड़ा सा बड़ा हो गया हो आप उसको पाठशाला भेजिए। आपके यहाँ पाठशाला नहीं चलती हो, आप खुद टीचर बन जाइए, बच्चे के साथ पाठशाला खेलिए। बहुत ऑप्शन है। मैं जब सर्वे करने निकला था इसका सतत पाठशाला का, तो लोगों को एक ही धमकी देता था, यदि आपको अपना बच्चा दारू के ठेके पर नहीं देखना हो तो हमारे यहाँ भेज दो। और उनको अमीरों के, धनवानों के, बुद्धिमानों के सबके फोटो दिखा देता था। ये भ्रम में मत रहना कि हमारा घर तो बहुत अच्छे घर में शामिल है। बात आपके घर की नहीं है, बात बच्चा जिस माहौल में बड़ा हो रहा है उनको जाके कौन समझाएगा। और जैसा कि अभी हम समझ रहे हैं, बच्चा हमारे पास रहता ही कितना है। आधे टाइम स्कूल में, आधे टाइम कोचिंग में, आधे टाइम हॉबी क्लास में, बचा कुचा सोने में। अभी बहुत ऐसे लोग हैं कि कई बार मिल भी नहीं पाते, क्योंकि दुकान से लेट आते हैं, तब तक बच्चा स्कूल जल्दी जाना है इसलिए सो जाता है, और सुबह उठे उससे पहले तो बच्चा स्कूल चला जाता है। तो उसके दर्शन ही हफ्ते के हफ्ते हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पाठशाला के महत्व को समझाया जाए। आप सब इसको प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं, आपकी जिज्ञासाएं सादर आमंत्रित हैं। और भाई साहब इस बात के लिए बहुत प्रेरित कर रहे हैं। ये वन वे ट्रैफिक है ना प्रवचन वाला, आए बैठे सुने चले गए, इसको टू वे करो। जहाँ जहाँ जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है, नैतिक संस्कार तो बच्चे थोड़े बहुत माँ बाप से सीख लेते हैं या और भी कहीं इधर उधर से, आजकल स्कूलों में भी मोरल और एडिकेट सिखाए जा रहे हैं, पर ये हमारे यहाँ पंथवाद का जहर चलता है और आज हर व्यक्ति उससे ग्रसित है। उसका क्या इलाज है? पंथ है ही नहीं कहीं। पंथ के नाम पर भ्रांतियां हैं। पंथ तो एक ही है, महावीर भगवान का मार्ग एक ही है। निरूपण की शैली अपनी अपनी है। सभी पंथों में एक ही बात है, 4 कसाय मत करो, 5 पाप मत करो, सप्त व्यसन मत करो। इस सुखी होने की आर्ट ऑफ लिविंग। मेरा बस चले तो इतनी बात है तो मैं हिंदुओं के मंच पे सुना दूं, मुसलमानों के मंच पे सुना दूं, क्योंकि सब जगह यही बात है। अब इतनी सी बात और है, इतना करोगे तो एक सामान्य जीवन तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन इसे सार्थक करने के लिए स्वानुभव जरूरी है। तो एक जो आज की नई बात आपको लगती है पंथ के नाम पे जो आप कहना भी चाह रहे हो, चाहे उसे सोनगढ़ कह दूँ, चाहे जयपुर कह दूँ, चाहे समय सार जी कह दूँ, तेरा पंथ कह दूँ, तो उसमें इतनी सी बात है केवल कि स्वानुभव के बिना कोई कसाय मिटती नहीं है। तो सम्यक दर्शन का उपाय करें, इतनी सी बात है। तो इतनी सी भाषा का अंतर पड़ता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, कोई हो, 4 कसाय, 5 पाप, 14 गुणस्थान, जो मूल की चर्चा सब सेम है। इंटरप्रिटेशन का फर्क है, किसको गौण कौन करता है और किसको मुख्य कौन करता है। हम स्वानुभव को मुख्य कर देते हैं, बाकी चर्चा तो वही पढ़ाते हैं। 5 पाप हम भी छोड़ाते हैं, 4 कसाय हम भी छोड़ाते हैं, और भगवान बनने की बात वे भी करती हैं। मुझे तो आप एक काम करो, किसी भी पूजा पाठ पद्धति हो, किसी पंथामनाएं में यदि वहाँ जन्म जरा मृत्यु विनाशनाएं नहीं लिखा हो तो बता, कहीं चले जाओ। मोक्ष जाने की बात जैनों के हर पंथ में है। इंटरप्रिटेशन क्या करते हो उसका तुम जानो, लेकिन है ना,
उस मूल मार्ग को पहचानने की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री से मिली है, बस इतनी सी बात है। बाकी हमारे जिनागम में है वो सारी चीज़। और इसके लिए एक काम करो, पंथ की बातों में तब तक विश्वास नहीं करो जब तक आप निर्णय नहीं करो। आप पढ़ो और पूछो, हम सारे सबूत आपके पास हैं ग्रंथों में। आपका मन अब खुद कहेगा अरे हमने पढ़ा नहीं था। यदि आपके मूल ग्रंथों में, और आप एक काम करो, पिछले समझ लीजिए 100 साल के ग्रंथ मत पढ़ो, आप 100 साल पुराने ग्रंथ पढ़ो, पुरानी टीकाएं पढ़ो, कहीं से छपे हों वहाँ से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्वानुभव की चर्चा जरूर पढ़ो। इसलिए देखो एक बात कहता हूँ, अब इतनी बात आप कह रहे हो तो थोड़ा और खुलासा कर देता हूँ। ये बताओ टेलीविजन पे अपन कौन सा चैनल देखते हैं, 13पंथी की 20पंथी? वहाँ तो कोई भेद नहीं है। यदि मुस्लिम फिल्म आती है उर्दू की तो भी देख लेती, ईसाई की आ जाती चर्च वाली वो भी देख लेती, गीता रामायण महाभारत सब देख लेती। उस समय हमें नहीं लगता कि जिसमें पंथ भेद है। माने पापाचार में सब एक पंथ, खाने पीने की, सही कहता हूँ, जिस तुम्हारी सारी ड्रेस ईसाइयों की है, टेबल कुर्सी बैठना ईसाइयों ने सिखाया, गांठ बांधना, हम तो गांठ खोलने वाली गांठ बांधना ईसाइयों ने सिखाया, चम्मच से खाओ उनने सिखाया। हमारे यहाँ चम्मच से खाने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ तो उंगलियों से शोधन का रिवाज है। कल जब मुनि बनोगे तो कैसे खाओगे बता? तो शोधन का रिवाज है, जमीन पर बैठकर आराम से करने का रिवाज है। खड़े खड़े तो उनने सिखाया, हमारे यहाँ तो कोई खड़े खड़े खाता नहीं था। खड़े खड़े तो बैल खात, जानवर खात, उन्हें तो मजबूरी बेचारों को, बैठ के नहीं खा सकते। माने आप बता दो, आपके खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोचना विचारना, पढ़ना, ये उस समय तो हमें नहीं लगता हम कौन से पंथ में जा रहे हैं। यहाँ तो सदाचार की ही चर्चा है बच्चों में, इसलिए बिल्कुल पंथवाद नहीं सोचना। और ये भैया ये अनादिकाल से ही चल रही है सारी चर्चा। जब जब सूरज उगता है तो आड़ में अंधेरा होता है, जो सूरज को नहीं जानता वो अंधेरे में रह जाता है। खूब स्वाध्याय करो, खूब पाठशाला में आओ, और कोई पंथभेद की बात नहीं है। ये बात हमने पेरेंट्स मीटिंग के समय भी कही थी कि लोग हमसे पूछते हैं ये पाठशाला किसकी है, सोनगढ़ वालों की है या महाराज वालों की है या उनकी है या 13पंथ 20पंथ। एक ही जवाब है, ये भगवान महावीर की पाठशाला है, तो इसमें भगवान महावीर की शिक्षाएं ही सिखाई जाती हैं और आप उसकी अनुभूति तभी कर सकते हैं जब आप पढ़ें। अंधविश्वास फैलाना हो तो अशिक्षा को बढ़ावा दीजिए, फूट डालनी हो अशिक्षा को बढ़ावा दीजिए। यदि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो लड़ाइयाँ भूल जाएंगे। बस स्वाध्याय का फल यही है। एक और प्रश्न है, जो किटी पार्टी होती हैं उसमें समय वेस्ट होता है, उसका कोई दूसरा उपाय बताइए। दूसरा उपाय हमारी वो गेम खेलो 5 इंद्री वाली खूब बढ़िया है, अच्छी बढ़िया गेम है, बहुत बढ़िया गेम है वो। और स्वाध्याय करो। अच्छा मुझे कोई हाथ उठा के बताओ समय किस किस के पास किटी पार्टी के लिए टाइम मिलता किसको है? पाठशाला को छोड़ के सबके लिए टाइम है भैया। देखो सही बता दे, मेरे हिसाब से तो घर में टाइम नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? टाइम तब मिल सकता है जब आप रेडीमेड मसाले खा रहे हो, तो टाइम मिल जाएगा। यदि आप मसाले धो रहे हो, गेहूँ धो रहे हो, चावल धो रहे हो, बरी कर रहे हो, पापड़ कर रहे हो, अचार कर रहे हो, अभी तो हमें कछु काम नहीं सुबह शाम तक। तुम हमारे पास रह कर देखो, हमें जी भैया बहुत कह रहे थे वो चलो वो दिखा लाएं जगह जो तुम आप बना रहे हैं ना जी, हाँ कनान जो भी नाम है आपका। तो हमने कहा भैया हम पे टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से 1 आध घंटा स्वाध्याय कर पाते दिन में, हमारी बस की नहीं जाने आने की। मुझे इतनी भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं नागपुर के सारे मंदिर के दर्शन कर आऊँ, टाइम ही नहीं है। टाइम मिल कहाँ से जाता है ये तो बता दे। फिर अभी तुम्हारे बच्चे अनाथ की तरह हो रहे, उन्हें ही टाइम दे दे खूब अच्छी पढ़ाई स्वाध्याय करो। अब कल का मेरे एक स्पेशल पीरियड है कि वह बहुत कम समय बचा है। मैं आपको कल हेल्थ के बारे में कहूँगा, खास बातें, पूरी तो नहीं बता पाऊँगा 1 घंटे में, लेकिन हेल्थ के बारे बातें में बच्चों के सामने भी बतानी है और बड़ों को भी बतानी है।
मैं इसलिए केवल बताना चाह रहा हूँ कि आपके लाखों रुपए फालतू मिट रहे हैं। और एक लाइन में कहो तो संयम के सिवा कोई रास्ता नहीं, समझदारी के सिवा कोई रास्ता नहीं। आप स्वाध्याय करिए, समय नहीं भैया किटी विटी के चक्कर में नहीं पड़ना। और नहीं तो हमारे तो महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी नई समाज बैठी तो और बता देता हूँ, सुनने जैसी बात है। खनिया दाना में होटलें नहीं हैं, बाग बगीचा नहीं है, क्लब नहीं है, कुछ है ही नहीं बेचारी। तो जो महिलाएं वहाँ आती हैं बहुएं बनकर, अभी जाएँ तो जाएँ कहाँ, घर में जेल जैसी रहेगी बस, और तो कुछ नहीं, काम करत रहो बस। तो हमारे बहुओं ने एक बहुत अच्छा काम किया, आज से 10 साल हो गए होंगे, करीब 8-10 साल पहले उन्होंने नव जिज्ञासा मंडल बनाया एक, और नव जिज्ञासा मंडल में बहुएं ही बहुएं उसकी सदस्य हैं, बहुएं ही बहुएं। और जो बहुएं शादी के बाद आती हैं, बारात माने बहू बन के आती है, तो वे बलुआ के अलावा अलग से जाती हैं, एक बलुआ करके। जितनी भी मेंबर हैं सारी 100-150 जितनी भी इकट्ठी आती, और उसमें बहू को बिठा लेती, और उसी दिन बहू से 100 रुपये लेती, नव जिज्ञासा मंडल को मेंबर बनावे को। और एक गिफ्ट देती हैं पूरी मंडल की मिलके। अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ। तो नव जिज्ञासा मंडल में रोज दोपहर में बैठना और 5 साल का शास्त्री का कोर्स करना, तो आप भी कर लो, 6 डाला पढ़ो भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो सच कहता हूँ, इनका टेस्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है यदि हमें टेस्ट नहीं मिला होता तो हमारा क्या होता। सच में जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नहीं पढ़ा, 6 डाला जी नहीं पढ़ी, जिन्होंने स्वरूप ही नहीं समझा कुछ, जिनके घर में मुनिराजों के आहार नहीं बना सकते कभी, उनका जीवन त्रियंच जैसी स्थिति है, त्रियंच जैसी। लिखा है ग्रंथों में, मैं नाम तो याद नहीं रखता हूँ, लेकिन स्वामी जी कहते थे इसलिए मुझे याद है, ग्रंथों में लिखा है, यदि आपके हृदय में देश शास्त्र गुरु का वास ना हो और सम्यक दर्शन का वास ना हो, तो पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। पशु भी अपने बच्चों को चाट चूट करके बड़ा कर देते हैं, खाने की और बच्चे पैदा करने की शिक्षा तो वे भी दे देते हैं। यदि हमने अपनी संतान को तत्व ज्ञान नहीं दिया, देश शास्त्र गुरु के संस्कार नहीं दिए, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। आज आप देख रहे हो, एक ज़माने में शिक्षा ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन पूरा विश्व मिलकर ये कह रहा है कि शिक्षा का प्रसार करो। तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि जिनवाणी का प्रचार प्रसार करो। जिनवाणी को पढ़े बिना हम कैसे सफल होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। बहुत बढ़िया भैया, कोई पार्टी में मत जाना, प्रतिज्ञा ले लो, नई दोस्ती बनाओ, नया ग्रुप बना लो, और आपस में खूब पढ़ो लिखो। और व्यवस्था करना हो तो विद्वान आपके यहाँ बहुत हैं, विदुषी बहुत हैं, विद्वान बहुत हैं। और नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लो आप, आरंभ पाठशाला है, परमागम ऑनर्स है, बहुत 5 साल आप अपने ऑनलाइन ही पढ़ लो, चलो। और हमने तो कही एक नई किटी पार्टी कर लो, उसमें 6 डाला सुनाना जरूरी है, नाश्ता भी करो खराब, कोई दिक्कत नहीं, सब वे भी कर लो, और थोड़ा एक भजन पर भक्ति भी कर लो, और 10 बजे खिड़की बंद करके नाच भी लो, कुछ बात नहीं। हम खाने का मैं थोड़ा सुधार कर लो, हमें है का, मेरा मतलब कि सुधार कर लो भैया। चलो बोलो भाई। हाँ भक्ति और का। जब तक माइक आपके पास आ रहा है, मैं एक सूचना आपको दे दें। किटी चालू हो रही है फरवरी 2020 में, और ये वर्ल्ड लेवल की किटी चालू हो रही है, और जिसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व होगा, जिसका नाम आपने पहले सुन ही रखा है, विश्व स्तरीय शतपथ प्रश्न मंच। और वो साल भर चलेगा, और उस किटी में आपकी जेब से ज़्यादा नहीं लगेंगे। यदि आप प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं तो सोने के सिक्के हैं 15 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, और टोटल 1008 पुरस्कार है। मतलब कहीं ना कहीं तो आपका नंबर लगा ही जाएगा। प्रश्न पंडित जी साहब, एक प्रश्न है। आज के प्रवचन की जो राजकुमार जी की कविता थी उसमें से, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा देश विदेश जाए, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा देश विदेश में नाम लौकिक करे, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा तीर्थंकर परमात्मा को भूले। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि जैन धर्म से बच्चा विमुख हो जाए। हर कोई चाहता कि उनका बच्चा नायक बने, बेटी नायिका बने। मगर देखा यह गया है कि बच्चा पाठशाला जाता है, बच्ची पाठशाला जाती है, संस्कार शिविरों में भी जाती है,
उसके बाद में भी बच्ची शादी की उम्र में होती है तो अन्य धर्मियों में शादी कर लेती है, तो ये हमारे पाप कर्म का उदय है या बच्ची के पुरुषार्थ की कमी है। अभी जो पेरेंटिंग बताने की मुझे ज़रूरत पड़ी वो इसलिए बता रहा हूँ, एकल परिवार होना इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। फ्रेंड सर्किल इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। हाथों में मोबाइल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाठशाला तो आधा घंटा 1 घंटा आते जाते हैं, ठीक है। और एक बात और समझे, इससे पाठशाला असफल नहीं होती। जब नहाने पर गर्मी नहीं उतर रही तो बिना नहाए गर्मी कैसे उतरेगी। लेकिन ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से मैंने अभी ये इतनी हिम्मत की है पढ़ाने की। मेरे ख्याल से शायद है कि भारत में जिनवाणी माता की गादी पे बैठ के कोई पेरेंटिंग की और इस तरह की बातें करे, लेकिन मैंने इसीलिए हिम्मत की है कि मेरे से देखा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा। 3 कारण ही नहीं, ऐसे बहुत कारण हैं। इसमें मैंने सारे संस्कार लिखे हैं। जब मैंने पंडित साहब को बताया तो उन्होंने कहा पूरे समाधि मंड तक के संस्कार लिखो, मैंने गर्भ से लेकर के। तो वो सब कलेक्शन चल रहा है। आप लोग यदि सचमुच चाहते हैं तो अपने बच्चों को भी माहौल दो। और ये बात ध्यान रखो कि अपनी बच्ची या बच्चा किन के माहौल में रह रहा है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, 14 साल के बाद एक भी बच्चा सीधा सच्चा नहीं है, ना बच्ची सीधी सच्ची है। बस वो मम्मी उसे बहुत भोंदू समझती है। मम्मी समझती है हमारी बेटी तो लल्ली है, जरा सी, बहुत सीधी सच्ची है। लेकिन इसके बावजूद मैंने कई अभी और बताई बात मैंने, यदि 12 साल के बाद यदि कोई बच्ची मम्मी के पास आकर के किसी लड़के की कंप्लेंट नहीं करती है तो आपको डाउट करना चाहिए कि आपकी बच्ची गलत रास्ते पर है। स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद यदि कोई बच्ची मम्मी के पास कोई बात ना शेयर कर रही हो तो आप समझो कहीं गड़बड़ है। ऐसे बच्चों के बारे में कहता हूँ, लेकिन सच कहूँ आज बाप बेटे का जो मैंने कहा ना डाइल्यूशन नहीं है, वो इसी एंगल से बहुत बड़ी बात है। और मैं बच्चों को बहुत खुला चांस देता हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ। अभी तो आपके सामने तो इतनी बात मैंने इशारे करता हूँ, लेकिन उनसे बहुत बात करता हूँ। बच्चे बच्चियों के मामले में जहाँ चूक थी वो मैंने इसमें लिखी है और बता भी रहा हूँ। आप सब इसको मिल करके ज़रूर कोशिश करिए। हमारा पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम बच्चों को सुधरने का अवसर नहीं देते हैं, इसमें हमारा दोष है, और वे नहीं सुधरते हैं, इसमें उनका दोष है। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ऐसे हालात पैदा करें कि वो सुधरें। हाँ बोलो भाई। हाँ, थोड़ा बेकअप चल रहा है बहुत देर से मुझे। अभी आपके प्रवचन में आया था कि खड़े खड़े जो लेते वो खाना का भोजन करते हैं वो बैठ होते हैं। थोड़ा सा मतलब स्पष्टीकरण इसमें सभी लोगों को कुछ नहीं भी हो सकते हैं। नहीं सबको समझ में हमारे मुनिराज जो हैं दिगंबर मुनिराजों की बात नहीं है, आई नहीं थी बात, कोई बात दिगंबर मुनिराजों की बात नहीं है। दिगंबर मुनिराजों का अध्ययन आप अलग से करना। नहीं वो है, लेकिन थोड़ा सा हाँ समझ गए, बैठ जाओ। दिगंबर मुनिराजों के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है, वो अपने लिए है। और ये चोट भी इसीलिए करते हैं कि अपन बैठने की परंपरा डालें। देखो जहाँ चाय है वहाँ राय है। जब हम डॉक्टर के सजेशन पर अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, खान पान बदल सकते हैं डॉक्टर के कहने पर, तो महावीर भगवान के कहने से हम ये बात क्यों नहीं मान सकते, हम आचार्यों की बात क्यों नहीं मान सकते। एक बात। दूसरी बात, जब रामदेव की बात मान सकते हो तो जिनदेव की मान लो। और आप प्रूव करके बता दो उसमें कोई शिष्टता हो, आप उसमें कोई प्रूव करके बता दो कि बहुत सज्जनता हो, उसमें स्वास्थ्यवर्धक हो खड़े खड़े खाना, तो आप बताओ। मुनिराजों में आप में बहुत फर्क है। मुनिराजों की पवित्रता पूज्यता एक अलग गुण है, उसकी चर्चा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से करते हैं। उन्हें आत्मा की धुन है। हम तो मैंने क्या कहें। एक उस समय का भोजन मुझे याद है, जब मैं बचपन में बाड़ी बरेली गया था, दमोह गया था, मौन पूर्वक भोजन हो रहा था। परोसने के बाद मौन पूर्वक भोजन करते थे लोग, नवार नमकार मन पढ़ करके। तो देख के दंग रह गए हम तो। मैंने ठीक है, आज आप इतना कर दो, कल और ख़राब होगा, आने वाले समय में और ख़राब पद्धति होगी। अच्छा करो। और सुधारने के लिए एक्चुअली इसके लिए तो आंदोलन चलाने पड़ेंगे।
10-20 लोग तैयार हो जाएंगे तो 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया क्लिप पड़ी हुई हैं शादी विवाह की, अच्छी से अच्छी, आप उन्हें फैला, हम सब मिल करके दूर करने की कोशिश करें। उठा करके खाना तो उठाई गिरों का काम है। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, आप बताना भैया। सबकी मम्मी पापा ने क्या, बेटा कोई के घर जाओ तो उठा के मत खाना, बेटा कोई के घर में मांगना नहीं। जरूरत क्या है, अच्छी सिस्टम हो सकते हैं, सुधार करना ही चाहिए। तो एक सूचना अभी किसी को है जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा? ये बालक पूछे, ये लास्ट प्रश्न है आज का। और सब अपना अपना संकल्प कर लें, हमें बैठ के खाना, मान लो चलो सिस्टम है तो अपन लेके एक साइड बैठ के खाओ, बैठ जा और अपने साथियों से जुगाड़ लगा लो, भैया तुम हमारा ध्यान रखियो, तुम हम रख लेंगे, हम कौन सी बात है। मैंने ऐसा नहीं है, हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मैंने खनिया थाना का एग्जाम्पल दिया था, 25,000 पब्लिक को बिठा के भोजन कराया था टाट पट्टी पर, जमीन पर। फिर अभी जब शिविर लगा था तो फिर टेबल कुर्सियों की व्यवस्था भी की थी, लेकिन बैठ के थी, खड़े होकर भोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं। बोलो बेटे। पंडित जी, आपने अभी मतलब जो भाषा की बात की थी कि अगर हम बाहर भी चले जाएं तो मतलब जो घर पे आए तो मतलब जो अपनी घर की भाषा है वही बोले, बोली तो मतलब जो बोली है वही बोले। लेकिन ऐसा मतलब देखने में आता है कि अपन घर पे आए और जैसे अभी मतलब यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, तो और मैं घर पे जाऊँगा तो मतलब जो मैं घर पे पहले बोलता था वैसे क्या क्यों ऐसे करके तो वैसे ही बोले। तो जो मम्मी पापा हैं वो ऐसा कहते हैं कि तुम वहाँ पे इतने सज्जन व्यक्तियों के साथ रह रहे हो, सब लोग इतने अच्छी अच्छी बोली बोलते हैं, और तुम यहाँ पे क्या सीख रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे आके, क्या मतलब रहा? बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रश्न और दिमागी प्रश्न है, बढ़िया। एक और है। हाँ एक और बोल पूछ बेटे, पूछ लो एक साथ। मतलब और आपने रिजल्ट की बात की थी, मतलब जो नंबर आते हैं पेपर में कम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अपन नंबर अगर पेपर में नंबर कम भी आते हैं तो मतलब अपन के मम्मी पापा ऐसा क्यों देखते हैं कि इसके नंबर कम आए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादातर नंबरों पे गौर करते हैं, मतलब नहीं कि ये मतलब कितना समझ में आया वो नहीं देखते, मतलब नंबर पे गौर किया जाता है, हर चीज में नंबर से मार्किंग क्यों की जाती है। यही मिथ तो तोड़ना बेटा अपने को। आपको 100% अपना अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, 100% अटेम्प्ट करने के बाद भी जो कुछ आता है उसे आप स्वीकार करो। और फिर सुन लो, मम्मी पापा इस तरह से देखते हैं वो इसलिए कि वो दुनिया से प्रभावित हैं, और आप अभी मेरे से प्रभावित हो रहे हो, मम्मी पापा उनसे प्रभावित हो, तो आपको एक ही काम करना है, उसका भी सामना करना सीखना है आपको। समझोगे बेटे, डरना नहीं बिल्कुल। और फिर कह रहा हूँ, कभी आप में से एक भी बच्चा बेरोजगार रह जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको काम करना सिखाऊंगा और कमाना सिखा दूंगा, चिंता नहीं करना कभी। एक बात, पहला प्रश्न था, देखो मम्मी पापा, ये एक जो भाषा है ना, आप मेरी भाषा पे गौर करना, अच्छी भाषा बोलना, ये हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाना कोई दुश्मनी नहीं निकालेगा आपसे। अच्छी भाषा तो बोलनी है हमें, लेकिन तू तड़ाक नहीं बोलना है। मैं तू तड़ाक के पक्ष में नहीं हूँ, मैं लोकल टंग जिसको कहते हैं, मदर टंग, लोकल टंग, उसकी बात कर रहे हैं। वो ज़रूर बोलना, वो अच्छी लगती है अपने घरों में। अब जो मैं उस बच्चों से, सभी लोग सुनना ध्यान से, इस भाषा के मैं सख्त खिलाफ हूँ। आपस में भी नहीं बोलना, काय का कर रहा हो, इतिया रोटी खा ले, नहीं ऐसा नहीं बोला। मदर टंग घरों में बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपस में चाहे जैसा नहीं बोलिए। तू तड़ाक बोलना, चिल्ला के बोलना, ये बहुत बुरा लगता है। अब मदर टंग का प्रयोग मम्मी पापा, दादा दादी जो जैसे होते हैं ना, उनमें उनसे बोलना चाहिए अपने को, सभी जगह बोलने की बात नहीं है। फिर आपकी भाषा सुसंस्कृत होगी, अच्छे से बोलेगी तो उन्हें पता लग जाएगा, चिंता नहीं करना, बहुत बढ़िया। मेरे तो खनिया थाना के प्रवचन सुनो अलग, मेरी पूरी टंग ही बदल जाती है। और उधर के प्रवचन सुनो, क्या नाम है, बस्त्रापुर वगैरह के, तो वहाँ पूरी मेरी आवाज़ ही बदल जाती है। मैंने और खनिया थाना में जाऊँ तो जाने कहाँ के शब्द याद आते हैं मुझे, पुराने मिलकर। खैर ठीक है, एक बात बोलूं, महावीर होगा की जो देवी ध्वनि खिरती थी ना, वो भी 700 मदर टंग में खिरती थी। हाँ, चलो क्या कह रहे थे?
सफल बता दिया ना, पहले ही दे दिया, सबसे पहले उसी का जवाब दिया। उसका सामना करना है अपने को, ये मैंने कहा है। मम्मी पापा तो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह दुनिया देखती है, तो उनका भी हमें सामना करना है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है ना, आप सामना करिए। देखो जब मैं भी था ना, तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे को ऐसे ही बोलते थे जैसे आपको बोलते हैं, बहुत बोलते थे। एक बार तो मैंने 6ठी कक्षा में सुसाइड करने तक का सोच लिया था। हाँ रियली उन्हें ऐसा लग रहा था मैं घर छोड़ के चला जाऊं, क्या करूं, मैंने इतना दुखी था एक दिन। लेकिन उसी दिन 2-3 दिन तक लगातार चिंतन चला, और उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। उसी समय मैंने कक्षा 6 में मैंने फिर ये सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। मनुष्य भाव मिला, जैन कुल मिला, जिनसे मैं परेशान हूँ उन्हें छोड़ दूंगा। नौकरी से परेशान होंगे तो नौकरी छोड़ दूंगा, मम्मी पापा से परेशान हो तो उन्हें छोड़ूंगा, समाज खराब होगी तो उन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आत्मकल्याण करने का अवसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने 6ठी में सोचा था। अब रही बात, एक बार मैं कक्षा 6 में पढ़ता था जब मैं फेल हुआ था, उसी समय मेरे साथ एक व्यक्ति और पढ़ रहा था, वो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा होगा, BA फर्स्ट ईयर में, मेरे से बड़ा था, मैं 6ठी में BA में। हम दोनों जने रात को, दोनों फेल हुए थे, और दोनों ही रात को चबूतरे पे पढ़ते थे। मार्च अप्रैल के समय, गर्मी का समय था, खुले चबूतरे पे पढ़ते थे 2 ही जने। तो एक रात को वो मेरे से बोला मैं फेल हो गया तो आत्महत्या कर लूँगा, ये उसने मुझे सुनाया। तो मैं ज़्यादा नहीं समझता था आत्महत्या, इतना तो समझता था कि मर जाते हैं इसमें। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब वो फेल हो गया ना, तो मैंने उससे पूछा क्यों तुम मरे नहीं? तो उसने जो बात सुनाई वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात थी उसकी। वो आत्महत्या क्यों नहीं की उसने BA फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद भी, तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने लायक। बोले मैं मरने के लिए चला भी गया था बेतवा नदी तक, लेकिन वो दूर थी थोड़ी, 2 किलोमीटर दूर। तो जाते जाते जब तक मैं बेतवा नदी तक पहुंचा, तो फिर मुझे वहाँ तक, जब तक विचार तो चलता ही है, तो मुझे एक विचार चला, मर गए तो क्या फ़ायदा होगा, अभी तो 1 ही साल बिगड़ी है। मर गए, जन्म भाव तो नर्सरी से फिर पढ़ने पड़े हो। तो अब तो 1 ही साल बिगड़ी, फिर 14 साल बिगड़ जाए। इसलिए मैं वापस लौट आया। आज भी है वो जीवित। मैंने उसका ये डायलॉग मुझे अच्छा लगा, मतलब चलो भाई। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परिमागम कहलाए जिन वाणी, परिमागम कहलाए जिन वाणी, परिमागम भव्यों को अर्पण, परिमागम भव्यों को अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, भव से तारे माँ जिन वाणी, भव से तारे माँ जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, राग रूप अंगारों द्वारा, राग रूप अंगारों द्वारा, महाकष्ट पाता जग सारा, महाकष्ट पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, सप्त तत्व का ज्ञान करावे, सप्त तत्व का ज्ञान
अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, मोबाइल